हमारे साथ मौजूद हैं श्री पीडी लखावत जी की ओर। सर आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज भारतीय भोजन परंपरा के विषय में, तो अगर इसको आप विस्तार से एलिब्रेट करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो? सबसे पहले तो सबीना जी जैसे आपने बताया जी। कि भोजन एक बहुत ही मूलभूत आवश्यकता है हमारी। बिल्कुल। और इस वजह से जो भोजन का इतिहास है और जो भोजन के बारे में जानकारी है, ये सभी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करती है, फ़ैसिनेट करती है। और एक करियर के लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अब जब हम इसकी बात करें, खाने के बारे में बात करें, खास तौर से भारतीय जो भोजन परंपरा है उसकी जब अगर हम चर्चा करते हैं, जी। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि खाने को जो वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो इंद्रियां हैं हमारी, जी। उनके साथ रिलेट किया जाता है। बिल्कुल। कि आंखों से हम भोजन को देखते हैं, या जैसे हमारी जिह्वा है तो हम उससे स्वाद का अनुभव करते हैं। हाथ से हम उसको फील करते हैं, टच करते हैं उसके टेक्सचर को। तो हमारे भोजन में, भारत का जो भोजन है, इसमें ये सारी तो विविधताएं हैं ही, साथ ही साथ हम लोगों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है और जो हमारी परंपराएं हैं, उनके साथ भोजन बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये इस तरह हम बड़े यूनिक हैं। और मुझे लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जितनी विविधताएं और जितनी विशेषताएं भारतीय भोजन में हमें देखने के लिए मिली, जितनी वैरायटी अगर हम देखते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी देश में इतनी ज्यादा वैरायटी हमें देखने के लिए मिलती, क्योंकि अलग अलग समुदाय और अलग अलग राज्य हमारे भारत में विद्यमान है, तो सबका एक अलग अलग फूड ट्रेडिशन है। तो ये बहुत ज्यादा, जी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अन्नम परब्रह्म स्वरूपम, जी, फूड इज लाइक गॉड। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जो भोजन के प्रति जो हमारा रवैया है वो बहुत ही ज्यादा उन्नत और विकसित हमेशा से रहा है। और आज के समय में, जिसकी कि हम आगे चर्चा करेंगे, दुर्भाग्यवश हम लोगों ने जो कन्वीनियंस फूड और जो जंक फूड है उसको अपना लिया है, जिससे कि हमें वापस दूर जाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी जो हमारा जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव डाल रहा है। भारतीय भोजन के बारे में जब हम फिर से बात करें तो इस सब के अलावा ये हमारी जो एकता है अनेकता में, उसको भी दर्शाता है। बिल्कुल। हम भारत के बारे में कहते हैं कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब आप देखिए, कश्मीर में सैफरन यानी कि केसर की खेती होती है। बिल्कुल। और डाउन साउथ जो कन्याकुमारी हम कह रहे हैं, या जो दक्षिण जो हमारे प्रदेश हैं, वहां पे इस सैफरन का एक्सटेंसिव यूज होता है। ज्यादातर जो हमारे स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, वो साउथ में पैदा होते हैं। बिल्कुल। और आप कश्मीर की कुजीन के अंदर देखेंगे तो इन सारे स्पाइसेस का यूज हो रहा है। तो इस तरह से जो भोजन है वो हमारे पूरे देश को बांधता है। जी। और ये जो हमारा अनेकता में एकता, जो हमारे देश की एक विशेषज्ञता है, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जी, बहुत खूब सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको विस्तार से एलिब्रेट किया हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और जैसे कि आपने कहा कि भाई यहाँ तो है हमारे भारतीय खाद्यान्न और हमारे भारतीय भोजन को जो है अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है की ही बात कर रहे हैं। तो इसी से मैं अगला क्वेश्चन आपसे पुट अप करना चाहूंगी। बात करें अगर इंडियन क्विजीन के संदर्भ में, तो सर क्या कुछ ऐसी विशेषताएं हैं, क्या कुछ ऐसी अलग चीजें हैं जो हमें देखने के लिए मिलती है, क्या यूनिकनेस है? बहुत सारे यूनिक मुद्दे इसके अंदर हैं। जी। और ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैं विस्तार से इस पे चर्चा करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारा भोजन जो है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक और विशेषताएं लिया हुआ है। जी। सबसे पहले तो जैसे आपने जिक्र भी किया था कि इसमें विविधता बहुत है। इसको इस तरीके से भी देखिए कि हमारे देश में जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत एग्जिस्ट करती है कई दूसरे देशों की तुलना में। जी। जितनी ऋतुएं यहाँ देखने के लिए मिलती है सर, वो किसी भी देश में नहीं। हम छह ऋतुएं आनंद लेते हैं। आनंद हम लेते हैं। हमारे यहीं पे बर्फ भी गिरती है, हमारे यहीं पर रेगिस्तान भी है, हमारे यहीं समुद्र भी है, जंगल भी है। जी। तो ये जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, इसका प्रभाव ये है कि अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे देश में विद्यमान है। तो उसकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर अगर आप 365 दिन आके रहें एक टूरिस्ट के तौर पे, तो इसकी संभावना है कि आपको किसी भी दिन पहले दिन का खाना और पहले दिन का टेस्ट रिपीट नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपको नया नया खाना मिलेगा। और ये बहुत सारे जो दूसरे देश हैं वो इस तरीके की जो उपलब्धि है उसकी चर्चा नहीं कर सकते। फिर आप देखिए, हमारे यहाँ पे रीजनल क्यूजीन्स और कम्युनिटी क्यूजीन्स का एक कल्चर है। बिल्कुल। अब अगर आप इटली में हैं तो पूरी इटली में एक ही तरीके का खाना खाया जाएगा। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इटली का खाना खराब है, लेकिन एक तरीके का खाना है।
फ्रांस में है तो वहां पर आपको एक तरीके का खाना मिलेगा, स्पेन में है तो वहां आपको एक तरीके का खाना मिलेगा। हिंदुस्तान में आप डोसा खा रहे हैं साउथ में तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है जी। बिरयानी खा रहे हैं लखनऊ में तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। राजस्थान में आप दाल बाटी खा रहे हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब में छोला भटूरा खा रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग है जी। तो ये जो डिस्टिंक्टनेस जो हमारी रीजनल क्यूजीन्स में है, ये एक बहुत बड़ी हमारी विशेषता है और ये बहुत बड़ा टूरिज्म प्रोडक्ट भी है जी। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि हमारी जो विविधताएं हैं वो केवल रीजनल नहीं है, कम्युनिटी बेस्ड भी हमारे यहाँ पर विविधता है। बिल्कुल कि राजस्थान में ही आप मारवाड़ी क्यूजीन एक डिस्टिंक्ट क्यूजीन है, तमिलनाडु में चेटीनाड क्यूजीन एक बिल्कुल अलग क्यूजीन है, गुजरात में पारसी क्यूजीन एक अलग क्यूजीन है। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जो कम्युनिटी वाइज जो डाइवर्सिटी है, ये एक और विशेषता हमारी क्यूजीन में पाई जाती है। बिल्कुल। एक और चीज डॉक्टर सोनिया आप भी इससे एग्री करेंगी कि हमारे यहाँ पर टेम्पल क्यूजीन्स का भी कॉन्सेप्ट है, बड़ा यूनिक है ये। बिल्कुल। तिरुपति के अंदर जैसे जो लड्डू बन रहे हैं वो एक है, श्रीनाथ जी के अंदर जो प्रसाद बनता है वो अलग किस्म का है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसका जो प्रसाद परंपरा है वो कहते हैं कि 2000 साल से बिल्कुल वैसा ही प्रसाद उसी तरीके से बनाया जा रहा है। टेम्पल्स के साथ ही साथ जो अलग अलग हमारे पर्व हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, उसमें हमारी स्पेशल क्यूजीन्स हैं। जैसे मकर संक्रांति पे हम देखते हैं कि हम तिल्ली और गुड़ के लड्डू बनाते हैं जी, खिचड़ी बनती है, खिचड़ी बनती है जी जी। और सर यहाँ तक कि शहर से भी रिलेट करता है, जैसे आगरा का पेठा बहुत मशहूर है, मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं, तो यहाँ तक क्या है कि सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो क्षेत्र है वो से अछूता रह रहा है जी। ईद है तो उस पे सेवइयां बन रही हैं, बिल्कुल, और उनका बड़ा यूनिक फ्लेवर है जो कि उस पर्टिकुलर पर्व पर ही उस तरीके की चीज बनाई जाती है जी। तो ये इस तरीके के मुद्दे, और भी मैं आगे इस पे चर्चा करता हूँ। ये हमारी क्यूजीन जो है इसको इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही उन्नत किस्म की जो क्यूजीन या जिसको हम कहें कि भोजन परंपरा जो है हमारी, वो बाकियों से बहुत डिस्टिंक्ट और बहुत डेवलप्ड है। बिल्कुल। फिर आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक और जो हमारी विशेषता है वो है वेजिटेरियन क्यूजीन। अब दुनिया में कहीं भी वेजिटेरियन खाना बनता होगा, ये नहीं कह रहा, पर एक वेजिटेरियन क्यूजीन अलग से एग्जिस्ट नहीं करती है जी। हमारे यहाँ पे जैसे गुजराती क्यूजीन है, या हरियाणा में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, या मारवाड़ी क्यूजीन है जैसे, तो ये एक बहुत ही वेल डेवलप्ड वेजिटेरियन क्यूजीन्स हैं। और वेजिटेरियन क्यूजीन का अर्थ ये नहीं है कि एक ग्रेवी में से चिकन निकाल के पनीर डाल दिया, वो नहीं, ये अपने आप के अंदर एक जिसको हम वेजिटेरियन फूड बोलते हैं शुरू से लगा के, वो हमारे यहाँ पे पाया जाता है जी। हमारे यूटेंसिल्स भी, जो खाने के अंदर जो बर्तन हम यूज करते हैं, पारंपरिक जो हमारे बर्तन है वो बहुत यूनिक है। वो भी यूनिक। मिट्टी के बर्तन जैसे कि आप सबको जानकारी है, आजकल तो फिर से बड़ी चर्चा चल रही है कि इनके बहुत स्वास्थ्य पे के लिए लाभप्रद है जी। तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन है। फिर बर्तनों की अपनी अलग आकार प्रकार है, जैसे कि हांडियां हैं और कढ़ाइयां हैं और तवे हैं, और ये जो सारे जो इस तरीके के बर्तन। और अगर इधर सर हैदराबाद और इन सब जो देख होती है सर, स्पेशली जो देख का इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ चीज है लाइक बिरयानी जो है वो एक मतलब एक मुकर्रर एक मंसूब एक निर्धारित है कि वो उसमें ही बनेगी, उसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो उसी में आएगा। और दम लगाने में आसानी रहती है, अंदर ही उसका जो फ्लेवर है वो मिक्स होता रहता है। बिल्कुल सही कह रही है। और आगे अगर हम बढ़े तो बैलेंस ऑफ मील जो है, बिल्कुल भोजन में जिस तरीके से हमने एक कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और जिसके बारे में कि आज जो वेस्टर्न साइंटिस्ट्स हैं वो काफी रिसर्च करके और ये बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करते हैं। हम आदिकाल से, जब से जहां तक हमारा इतिहास जाता है, हमारी हर मील के अंदर हमें एक बैलेंस देखने को मिलता है। अब बड़ी छोटी छोटी चीजें देखिए, आपने जिक्र किया था खिचड़ी का। खिचड़ी जो कि अभी पर्यटन मंत्रालय ने और भारत सरकार ने पिछले वर्ष उसको एक राष्ट्रीय डिश के तौर पे भी प्रमोट करने का उपक्रम किया है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड मील। दाल रोटी की बात कीजिए तो दाल के अंदर प्रोटीन है, रोटी जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, और उसमें थोड़ा फैट आपको ऑयल या घी के रूप में मिलाना ही पड़ता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो बैलेंस है दाल चावल के अंदर, अगेन दाल एक प्रोटीन है, चावल एक कार्बोहाइड्रेट है और फैट उसमें यूज करते हैं। आप साउथ में जाइए, इडली सांभर, सेम उसके अंदर वही कॉन्सेप्ट है। ईस्टर्न इंडिया में या कोस्टल साइड्स में आप देखेंगे कि मच्छी भात खाया जाता है। अगेन ये एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो बैलेंस है। बिरयानी अपने आप में एक कंप्लीट मील है जिसके अंदर की ये सारा बैलेंस जो है हम लेकर आते हैं।
और आप हम विशेषताओं की चर्चा करें तो सीजनल वेरिएशंस जो हैं जी, जैसे आपने चर्चा की थी कि अलग अलग ऋतुएं और अलग अलग सीजन हमारे देश में होते हैं। हर सीजन में हमारा जो भोजन है वो अलग तरीके का है, बदलता है और बदलना चाहिए। अब आज की तारीख में अगर हम उसको नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो गलत है, पर हमारे यहाँ ये रिकमेंड किया गया है कि हर मौसम में अलग तरीके का भोजन हमें खाना चाहिए। हमको हमेशा से हमारी जो क्यूजीन है उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं भोजन की, उसको लेके भी हमें बड़ी जानकारी रही है और हम उसको यूज करते रहे हैं। जैसे हल्दी या गार्लिक या मेथी, ये सब बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाली चीजें हैं। तुलसी है, तो इनको हम हमारे नियमित खाने में इन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहूंगा, जो कि जिसने कि हमारी क्यूजीन को इतना यूनिक बनाया है, वो ये है कि जो कंटिन्यूअस फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर रहे हैं। आप जानते हैं अलग अलग तरीके के इन्वेजन्स इस देश में होते रहे, क्योंकि ये जो देश था हमेशा से बहुत समृद्ध रहा है और इसलिए ये दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता रहा। अलग अलग तरीकों से वो यहाँ पर आए। तो उसके अच्छे बुरे जो इम्पैक्ट्स क्या थे उसमें तो अभी मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन उसने हमारी जो भोजन परंपरा है उसको समृद्ध किया है, क्योंकि वो वहां से अपने मसाले लेके आए, अपने तरीके लेकर आए और हम लोग जो यहाँ पर इस देश के रहने वाले लोग थे, हमने उनके खाने को एज इट इज नहीं अपनाया, पर हमारे खाने में हमने मिला के और हमारी कुजीन जो थी वो बहुत ही यूनिक बनती चली गई। तो इन सब मुद्दों पर हम ये कहेंगे कि हमारी जो भोजन परंपरा है वो बहुत समृद्ध है और बहुत विशेष भी है पूरी दुनिया में। जी, तो बिल्कुल सर, यहाँ जैसे कि आपने डिस्क्राइब किया कि बहुत यूनिकनेस और बहुत विशेषताएं और बहुत समृद्ध भोजन का जो प्रकार है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग विशेषताओं और अलग अलग जब हम चीज़ों की तरफ जाते हैं, यूनिकनेस की तरफ जाते हैं, तो सवाल एक जहन में उभरता है कि कहीं से तो इसकी परंपरा, कहीं से तो इसकी शुरुआत जरूर रही होगी। तो अगर हम सर की प्राचीनता के बारे में आपसे जानना चाहें इंडियन फूड के विषय में, तो सर उसको कैसे आप बताएंगे? देखिए, करीबन 6-7 हजार वर्ष पुराना इतिहास जो कि आर्कियोलॉजिस्ट्स जो हैं बताते हैं, और जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो अवशेष निकलते हैं उनके आधार पर जो बात करते हैं, तो 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमको हमेशा से ये जानकारी थी कि भोजन जो है उसका हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सीधा सीधा इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी खा रहे थे, लेकिन हम हमारी जो शारीरिक व्यवस्था है उसको देख के उसके हिसाब से खाना खाया जाता था। हम लोग इतने हजार साल पहले भी एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बन चुके थे, जो कि बहुत सारी जगहों पे तब तक वो एक हंटर गैदरर कम्युनिटी ही थे। तो उनका जो खाना था वो इतना बैलेंस्ड नहीं था, क्योंकि वो मीट बेस्ड था सारा। यहाँ पे चूंकि वो एक एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बन गए, तो हम देखते हैं कि वीट और मिलेट, जो कि ज्वार बाजरा, जो इस तरीके की चीजें हैं, इनको वो उगाने लगे। दालें जो थी वो पाई जाने लगी, दालें उगाने लगे। तो दाल, रोटी या दलिया, जो पॉरिज जो रहता है, ये हम लोग खाते थे। और साथ ही साथ नॉन वेजिटेरियन फूड का भी कल्चर था। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि 5000-6000 साल पहले हमको जो समुद्री मछलियां होती है उनका प्रिजर्वेशन आता था, क्योंकि ये जो फिशेस हैं ये हमको बहुत इनलैंड मिलती है, उनके अवशेष मिलते हैं। तो इनको या तो सुखाया गया या इनको सॉल्टेड करके और एक प्रिजर्व करने की भी टेक्नोलॉजी इनके पास में थी। तो इस सब से हमारी जो भोजन और मसाले जो थे वो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर यूज किए जाते थे। तो जैसे कि जिंजर है, ब्लैक पेपर है, और इस तरीके के जो 1-2 मसाले थे वही उस समय पे खाने में यूज हो रहे थे। इन नटशेल में ये कहूंगा कि बहुत ही सादे रूप में खाना खाया जाता था, जिसको कि इजीली सात्विक भोजन जो परंपरा से चला रहा है, जिसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। तो इस तरीके का खाना खाया जाता था। बाद में जो इन्फ्लुएंसेस आए और जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं वो सादापन धीरे धीरे करते करते कम होता चला गया। और आज हम देखते हैं कि वो, जैसा आपने बोला था कि सात्विक था, तो वहां से हम लोग माइग्रेट करके करीब तामसिक तक पहुंच चुके हैं ज्यादातर केसेस। बिल्कुल सही कहा सर ने, स्वरूप बदल चुका है। सर, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि अगर हम बात करें सर बाहरी प्रभाव की, जैसे कि हमारा जो देश है विविधताओं का देश माना जाता है, और
कहा जाता है कि मेहमान नवाजी यहाँ का जो है एक बहुत अच्छा गुण है। तो हमारे देश में जो है जो भी आता है उसको खुली बाहों से एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो हम भोजन की बात करें, चाहे वो हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो हम और बाकी सारे क्षेत्रों की अगर हम बात करें, यहाँ तक कि एक्टर एक्ट्रेस की भी बात करते हैं तो उनका भी खुली बाहों से यहाँ बिल्कुल स्वागत होता है। लेकिन फिलहाल यहाँ जो हम टॉपिक के इर्द गिर्द अपने घूम रहे हैं, तो अगर हम भोजन की ही बात कर रहे हैं सर, तो जाहिर सी बात है कि वक्त वक्त पर यहाँ बहुत लोग आए और उन्होंने अपने खाने की जो छाप है वो यहाँ छोड़ने की कोशिश करी, जिसको हमने अपनाया भी और कुछ उसमें अपना मिलाया भी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में, बाहरी प्रभाव के बारे में इंडियन कॉजिन के संदर्भ में, तो किस तरह से आप एलिब्रेट करेंगे सर? जो बाहरी प्रभाव रहे हैं जी, इन्होंने हमारा जो पूरा क्यूजीन है, जो पूरा जो हमारी जो भोजन परंपरा है, इसको बहुत एनरिच किया है। जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग हमेशा से मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते रहे हैं और हमने जो भी हमारे यहाँ आया उसको हमने खुली बाहों के साथ स्वीकार किया, उनकी संस्कृति को, उसमें से जो भी अच्छा था हमने लेने की कोशिश की। जैसे अमेरिकन कहते हैं कि भाई हमारा देश जो है वो एक सैलेड बॉल है, जहाँ पर सब लोग आते हैं और अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स की तरह से एक सैलेड बॉल हम हैं। उसी तरीके से हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम तो जैसे कि दूध होता है उसमें मिठास घुल जाती है, उस तरीके से बाहर से जो भी आए उन्होंने हमारे उस दूध जो था उसकी जो मिठास थी उसको बढ़ा दिया। तो हम अगर शुरू करें तो जो पहला जो इन्वेजन हिंदुस्तान पे हमें मिलता है वो अलेक्जेंडर का मिलता है। सिकंदर जब आया था, और सिकंदर ग्रीक था, और फिर वो जैसे पूरा मिडिल ईस्ट और एशिया माइनर जीतता हुआ आया था, तो वहां से कई तरीके के जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं वो अपने साथ कैरी कर रहा था। 3 इंग्रेडिएंट्स या मैं कहूंगा 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं हमारी कुजीन में जो कि अलेक्जेंडर के साथ है, जो उससे पहले नहीं थे। एक है मेथी दाना, एक है सौंफ, और एक है लहसुन। गार्लिक हमारे यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको करीब आज से 2300-2400 साल पहले ग्रीक लेकर आए। और मिंट, पुदीना जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारी कुजीन में हमने रख लिए। अलेक्जेंडर भी चले गए, उनकी सेना भी चली गई, लेकिन उसके बाद हमारी कुजीन में ये बचा रह गया और हमने इसको इस तरीके से अपनाया कि वो यूरोपियंस और ग्रीक भी नहीं अपना पाए। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस हमारी कुजीन पे आगे रहा है वो है मुगल्स का। बिल्कुल, मुगल्स ने इस पूरे देश के इतिहास को और जो जिसको हम कहेंगे हमारा आर्किटेक्चर वगैरह है, सब पे उनकी छाप है। बिल्कुल, लेकिन भोजन के ऊपर जो उनका प्रभाव है वो बहुत ही जबरदस्त है और उसको बहुत वो आज तक है, वो आज तक है और हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि मुगल्स ने बहुत हद तक इस देश को अपनाया और जो यहाँ की चीजें थी और जो अपनी चीजें थी उनको मिला के और उन्होंने एक भोजन परंपरा अपनी डाली जिसे हम आज तक इतना अप्रिशिएट कर पाते हैं। अब उनके इन्फ्लुएंसेस की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स को हम खाने में यूज कर रहे हैं, जैसे हम मावा डालते हैं, हम क्रीम डालते हैं, हम दही का यूज करते हैं भोजन के अंदर, ये सबसे पहले मुगल्स ने हमें करना सिखाया है। ड्राई फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है खाने में, ये अगेन एक मुगल परंपरा का हिस्सा है जो कि आज हम यूज कर रहे हैं। स्पाइसेस हम पहले भी यूज करते थे और स्पाइसेस हालांकि हमारे अपने थे, पर मुगलों ने इन स्पाइसेस को ज्यादा डोमिनेंट वे में खाने के अंदर, जिससे कि ज्यादा खाना वो फ्लेवरफुल बने, वो उन्होंने बनाना शुरू किया। ऑयल का भी मुझे लगता है ऐसा कॉन्सेप्ट, जी बिल्कुल, जैसे कि जो फैट फॉर्म में जो ऑयल है जो है वो मुगल की देन है। फिर हम कहते हैं कबाब्स, बिल्कुल, टिक्कास और जो ग्रिल्ड जो प्रिपरेशंस हैं, ये सब अगेन पहले हालांकि अरेबियन इन्फ्लुएंस से भी यहाँ पर आए, लेकिन इनको भी एस्टेब्लिश हमारे यहाँ पे मुगलों ने किया जी। कुछ एक जो फ्रूट्स हैं, एप्रिकोट है, पीचेस हैं, प्लम्स हैं, ये हमें इसके बारे में उससे पहले हमारे यहाँ पर वो नहीं हुआ करते थे जी। ये ज्यादातर अफगानिस्तान में और समरकंद में उन क्षेत्रों में पाए जाते थे, तो वहां से ये लेकर आए जी। बिरयानी और पुलाव, ये अगेन मुगलों की देन है। तो आप देखिए कितना जबरदस्त इन्फ्लुएंस जो आज हम जिसको इंडियन क्यूजीन बोल रहे हैं, और जो रेस्टोरेंट्स में जो कमर्शियल इंडियन क्यूजीन है जी, वो मोस्टली मुगल इन्फ्लुएंस्ड क्यूजीन है। एक और पॉइंट जो मुगल क्यूजीन से संबंधित रहेगा वो है मिठाइयाँ। स्वीट्स हम लोग इंडिया में खाते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा स्वीट टूथ जिसको कहते हैं वो हम लोगों का नहीं था जी। बहुत ज्यादा मीठा खाने का कल्चर इस देश के अंदर नहीं था। तो मुगलों ने हलवा, फलूदा, बर्फी,
जलेबी, ये जो सारी जो प्रिपरेशन, इमरती, ये सारी जो प्रिपरेशंस हैं, मुगल्स जो है उनके इन्फ्लुएंस से हमारे देश में आई। और इस सब से मैं ये कहूंगा कि हमारी जो भोजन परंपरा है वो और भी ज्यादा समृद्ध हुई, और भी ज्यादा रिच हुई। बिल्कुल। तो बहुत उम्दा तरीके से सर ने बताया कि किस तरह से अगर हम बाहरी प्रभाव देखें तो वो हमें इंडियन फूड पर, भारतीय भोजन पर देखने के लिए मिले। स्पेशली अगर हम बात करें ग्रीक, मुगल और अरबिक का जो कल्चर हमारे देश में देखने के लिए मिला। और ब्रेक पर जाने से पहले दोस्तों, यहाँ हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी, बहुत सारी बातों को जाना, जैसे कि भारतीय भोजन परंपरा के विषय में हम बात कर रहे हैं, जाना इसके इतिहास के बारे में, हमने जाना कि क्या और किस तरह से विविध विशेषताओं से बना है हमारा भारतीय भोजन, और किस तरह से इसके प्राचीनतम इतिहास के बारे में बात करें तो उसका शुरुआती दौर किस तरह से रहा। साथ ही अगर हम बाहरी प्रभाव के बारे में बात करें, जैसे कि बाहरी देशों से जब लोग हमारे यहाँ आकर बसे, उन्होंने अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, यहाँ तक कि अपना जो भोजन की परंपरा और संस्कृति है वो यहाँ शामिल की, और किस तरह से हमने उसको अपनाया। फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात करी थी ग्रीक और मुगल्स के बारे में। आगे यहीं से आपसे सर पूछना चाहूंगी, और कौन कौन से ऐसे बाहरी प्रभाव या बाहरी लोग हमारे देश में आए सर, जिन्होंने अपने अपने खाने के बारे में हमारे देश को अवगत कराया और यहाँ पर उसकी छाप बनाने की कोशिश की। तो उसके बाद का जो पीरियड है, मुगलों के बाद का पीरियड, जो कि करीब करीब मुगलों के साथ ही शुरू हो गया था, और जो बाद में जिसको हम औपनिवेशिक संस्कृति बोलते हैं, कॉलोनियल कल्चर जो इंडिया के अंदर हम कहते हैं, इसमें जो देश हमारे यहाँ आए उसमें सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने बहुत साल हमारे देश के ऊपर राज्य किया। पोर्चुगीज और फ्रेंच कॉलोनीज भी हिंदुस्तान में रही। अब थोड़ा सा ये आश्चर्यजनक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस हमारी क्यूजीन पे इन देशों में से पड़ा वो पोर्चुगीज क्यूजीन का पड़ा, ना कि ब्रिटिश क्यूजीन का। ये जो सारे श्रोता हैं उनको भी ये सुन के बड़ा अचरज होगा कि हमारे देश में टमाटर सबसे पहले पोर्चुगीज लेकर आए। अच्छा। आलू सबसे पहले पोर्चुगीज लेकर आए जी। और आज हमारी जो पूरी क्यूजीन है, इसके 3 इंग्रेडिएंट आप सबसे इम्पोर्टेंट कोई भी बोलेगा वो कहेगा प्याज, टमाटर और आलू जी। ये तो सर हर घर का बेसिक खाना है। प्याज हमारे पास पहले से था जी, लेकिन आलू और टमाटर के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हमारे देश में नहीं पाया जाता था। और केवल 300-350 वर्ष पूर्व ये हमारे देश में आए जी। फिर ऐसे फ्रूट जैसे कि अमरूद, पपाया जी, और अगर हम ग्रेन्स में देखेंगे तो मक्की, मेज, ये सब चीजें पोर्चुगीज लेकर आए। अच्छा। कुछ एक जो डिशेस पोर्चुगीज हमारे देश में या तो जो वेस्टर्न कोस्ट में थे, दमन दीव या गोवा में, और या बंगाल के कुछ पार्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, वहां पर इन लोगों का इन्फ्लुएंस था जी। तो कई प्रिपरेशंस हैं गोवन क्यूजीन में, विंडालू, सरपोतेल, बंगाली क्यूजीन में शुक्तो। फिर जो पाव हम खाते हैं, पाव जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, पाव भाजी में, और पाव है, ये पाव भी एक पोर्चुगीज वर्ड है। अच्छा। और यही लोग उसको यहाँ पर लेके आए जी। एक और मजे की बात यह है कि पोर्चुगीज ने आने के बाद सबसे पहले हमको सिखाया जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिल्क, दूध को फाड़ना, जिससे पनीर बनाया जाता है। अच्छा। अब हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम किसी भी वेजिटेरियन इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, पंजाबी रेस्टोरेंट में, मुगलाई रेस्टोरेंट में, तो पनीर एक बहुत लंबी लिस्ट रहती है, और हमें कई बार महसूस होता है कि शायद पनीर हम 2-3 हजार साल से खा रहे हैं जी। लेकिन पनीर एक्चुअली हम पिछले 200-300 वर्षों से ही जानते हैं। अच्छा। तो इतना इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस पोर्चुगीज क्यूजीन का है हमारे देश में। बहुत अचरज और बहुत आश्चर्य वाली बात है सर। लेकिन अब हमारी विशेषता ये देखिए कि हमने इन चीजों को लेके इस तरीके की क्यूजीन अपनी डेवलप की, जो कि पोर्चुगीज या कोई भी जो अंग्रेज मुल्क हैं वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। आलू लेकर भले ही वो आए होंगे लेकिन अब वो आलू को क्या कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा बॉईल कर लेते हैं और उस पे काली मिर्च छिड़क के उसको खा लेते हैं जी जी। या जिसको हम फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, जिसको फ्राई कर लेते हैं। अब आप हमारे यहाँ पे आलू जैसा जो बिल्कुल हम्बल वेजिटेबल है उसकी प्रिपरेशंस पे नजर डालिए कि तो दम आलू कश्मीरी से हम पूछ सकते हैं कि आलू का क्या क्या मिल सकता है सर जी। और जैसे दम आलू कश्मीरी है बिल्कुल, या दम आलू बनारसी है जी, या आप बात करेंगे तो रसे वाली जो हम आलू की जो पूड़ी आलू का जो कॉम्बिनेशन है,
या जो फ्राइड आलू की जैसे सब्जी है, या दही वाले आलू हम लोग बना लेते हैं, और हम क्या नहीं कर लेते उसके साथ में, आलू जीरा, बहुत सारी चीजें हैं। पनीर के साथ हम लोग कितना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, कितनी हमारे पास में उनकी चीजें हैं। तो ये अब हमारी जो आप इसको बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी थी, हमारे जो शेफ्स कहना चाहिए या जो हमारी गृहिणियां कहना चाहिए, इनकी क्रिएटिविटी थी कि इन्होंने उन आइटम्स के साथ में इतनी विविधता अपनी डेवलप कर ली। बिल्कुल। बंगाली मतलब कोलकाता बिरयानी जो है उसके अंदर आलू डलता है, और आलू उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। तो ये चर्चा हुई पुर्तगीज इन्फ्लुएंस की जी। फिर ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस आना ही था, क्योंकि इतने साल वो चूंकि यहाँ पे उन्होंने राज्य किया है, और जिसको हम कहते हैं कि जो कॉलोनियल जो कल्चर है वो देश में काफी उसका हैंगओवर वैसे भी बाद में भी रहा, चाहे हमारे खान पान में है, चाहे हमारे रहन सहन में है, चाहे हमारे कपड़ों में है। खाने की अगर हम बात करें तो सूप्स का कल्चर हमें ज्यादातर ब्रिटिशर्स ने दिया है। कुछ शोरबे हमारे पास पहले भी हुआ करते थे, यखनी वगैरह, लेकिन मुलीगातवानी और जो ज्यादातर जो सूप्स हम टमाटर का जो सूप हम पी रहे हैं, इंडियनाइज्ड जो वर्जन्स हैं, ये सब ब्रिटिशर्स के साथ आए हैं। करी एक बड़ा इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट ब्रिटेन में भी करी बहुत ज्यादा अब खाया जाता है, और वो हमारी ग्रेवी का ही एक थिनर वर्जन है, जो कि यहाँ पर जिसको कहना चाहिए एक फ्यूजन जैसा हुआ, जो इंग्लिश क्यूजीन थी और जो इंडियन क्यूजीन थी उसमें। और जो गोरे साहब जिनको हम कहते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पर थे, वो खाने को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट करते थे, और मेम साहब और खान सामोस के बीच जो इंटरेक्शन बहुत सारा हुआ करता था, उससे एक फ्यूजन क्यूजीन पूरी डेवलप हुई। चटनी जो कि आज हम लोग हमारे घरों में खाते हैं, ये अगेन ब्रिटिश टाइम की देन है कि चटनियां बननी शुरू हुई। कुछ एक जो पर्टिकुलर मसाले हैं, हालांकि वो हमारे पास पहले भी थे, लेकिन डोमिनेंट वे में उसको क्यूजीन में यूज करना ब्रिटिश टाइम के बाद शुरू हुआ, जैसे नटमेग और सिनेमन और क्लोव्स, ये ज्यादा ब्रिटिश क्यूजीन हमारे साथ लेके आई है। फिर हम बात करेंगे बेकरी की, तो हमें हमारे देश में बेकरी का एज सच कोई बहुत ज्यादा कल्चर नहीं था जी। तो जितनी भी तरीके की ये पेस्ट्रीज और केक्स और ब्रेड्स और जो कुकीज और पफ और ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं, बिस्किट्स, ये सब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है। इसीलिए आप देखेंगे जहां जहां पे ब्रिटिशर्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस था, वहां के जो बेकर्स हैं और जो बेकरीज हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हैं, जैसे कोलकाता में फॉर दैट मैटर, या जितने हमारे हिल स्टेशन हैं जहां ब्रिटिशर्स ज्यादा रहा करते थे, तो वहां आपको पुरानी और बहुत अच्छी बेकरीज मिलेंगी। चाय जो कि मोर और लेस आज हमारा नेशनल ड्रिंक बन चुका है, ये हमें ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे कल्चर का हिस्सा बना। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीजों को जो जहाँ पे जिसको जो श्रेय मिलना चाहिए वो श्रेय दिया जाना चाहिए, और इन सब से एनरिच्ड तो हमारी ही क्यूजीन हुई है, जिसको आज हम हिंदुस्तान की क्यूजीन बोलते हैं या इंडियन क्यूजीन बोलते हैं, उसी को इससे समृद्धि मिली है। मगर इन सब जो संस्कृतियां थी, जो देश थे, उन सब का इन्फ्लुएंस हमारी क्यूजीन पर आया है। बिल्कुल जी। एक और छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा जी। वो ये तो वो देश थे जो कि आए और जिन्होंने हमें मोर और लेस कॉलोनाइज किया, या जिन्होंने हम पर आक्रमण किए, और जिन्होंने हमारे देश के ऊपर राज्य किया, शुरू से जो मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ पर जिसका योगदान है वो है पारसी कम्युनिटी का, जो कि यहाँ पर आए मेहमान की तरह से थे, रहे भी मेहमान की तरह, और आज तो वो हमारे देश का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। पर इनकी क्यूजीन का भी खासतौर से आप बॉम्बे में और गुजरात के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी जो प्रिपरेशंस हैं वो पारसी क्यूजीन से आई है। अब उन रेस्टोरेंट्स का कल्चर आ गया है जो कि जिनको फाइन डाइनिंग बोलते हैं, बट आज से 30, 40, 50 साल पहले तक बॉम्बे में या तो उडीपी रेस्टोरेंट्स थे जो साउथ इंडियन खाना देते थे, या ईरानी कैफेज जिनको हम बोलते हैं, जो कि नॉन वेजिटेरियन फेयर दिया करते थे। तो ये सारे जो ईरानी कैफेज थे, ये पारसी स्टाइल ऑफ कुकिंग जो है इसको करते हैं, सल्ली बोटी और इस तरीके की जो इनकी प्रिपरेशंस हैं। तो ये सब इन्फ्लुएंसेस कुल मिला के जैसी हम चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने हमारी देश की जो क्यूजीन है उसको इन्फ्लुएंस किया है। और ये कह सकते हैं कि वैसे तो इन्फ्लुएंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ अगर इस संदर्भ में हम बात करें तो एक पॉजिटिव वे में हम इसको समझ सकते हैं। इसकी तरफ हम चले तो फूड और आयुर्वेदा जो हमारा ट्रेडिशन है उसको हम कैसे जोड़ के आपस में देख सकते हैं? देखिए, हमारा जो देश है इसमें वेलबीइंग जो है वो हमेशा से एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, और आयुर्वेद
और योगा, ये जो दोनों चीजें जो मिलके हैं, इनका फोकस ही इस तरफ है कि इंसान जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि जब इंसान स्वस्थ रहेगा तभी वो अच्छा सोच पाएगा, अच्छा कर पाएगा और उन्नति कर पाएगा। तो आयुर्वेद केवल वो वाला साइंस नहीं है जो कि एक बीमारी से इंसान को ठीक करता है, जो कि आमतौर पे आप एलोपैथी के बारे में कह सकते हैं। एलोपैथी का रोल तब आता है जबकि इंसान बीमार हो जाता है। आयुर्वेद बात करता है कि इंसान बीमार ही ना हो, उसके लिए क्या किया जाए। जी, उनका कॉन्सेप्ट यही है। उनका कॉन्सेप्ट यही है। नेचुरोपैथी जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसकी वो चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो आयुर्वेद में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसके ऊपर, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, कि ऋतुओं के हिसाब से खाना खाया जाना चाहिए। जी। तो उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि इस ऋतु के अंदर ये पर्टिकुलर खाना होना चाहिए। बिल्कुल। फिर भोजन की तासीर के हिसाब से, प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं कुछ खाने जो हैं वो गर्म हैं, कुछ खाने जो हैं वो ठंडे हैं। जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में हमारे यहाँ पे छाछ, लस्सी, शिकंजी, कोकम शरबत, बेल शरबत, इन सब चीजों को पीने का रिवाज है, क्योंकि ये माना गया है कि इनकी जो प्रवृत्ति है, जो तासीर है वो ठंडी है। ये हम गर्मियों में पीते हैं। और सिमिलरली सर्दियों के अंदर हम देखते हैं राब, शोरबा, केसर मिल्क, कहवा। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, इनकी तासीर जो है उसको गर्म बताया गया है। आयुर्वेद में हम और भी देखते हैं कि 6 रस हैं, 6 तरीके के जो टेस्ट हैं उनकी बात वो करते हैं। आमतौर पे खाने के बारे में हम 6 टेस्ट तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल। तो ये 6 टेस्ट जो हैं, इनको अगर अंग्रेजी में मैं कहूं, क्योंकि संस्कृत में तो बहुत लोगों को ना भी समझ में आए, ये कहते हैं कि स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, पंजेंट एंड एस्ट्रिंजेंट। 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट्स। एंड एनी मील should have these 6 types of tastes in one meal itself, which actually provides it the balance. हमको बहुत बैलेंस्ड मील के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अगर हम टेस्ट में वैरायटी क्रिएट कर पाते हैं कि इसमें खाने के अंदर कुछ ऐसा है जो खट्टा है, कुछ ऐसा है जो मीठा है, कुछ ऐसा है जो नमकीन है, कुछ ऐसा है जो कड़वा है, कुछ ऐसा है जो तीखा है। तो ये अलग अलग टाइप के टेस्ट अगर खाने में आ गए तो वो अपने आप में एक बैलेंस्ड मील बन जाएगी। तो इन चीजों पे आयुर्वेद चर्चा करता है। फिर आयुर्वेद में हम देखते हैं कि अलग अलग जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है। कि काली मिर्च है तो उसको कैसे यूज करना है, लौंग है तो कैसे यूज करना है, जीरे का क्या हमारे स्वास्थ्य के ऊपर उसके बेनिफिट्स हैं, अजवाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी सब्जी को किस तरीके से पकाना है कि उसका न्यूट्रिशनल लॉस ना हो। ये सब टॉपिक्स के ऊपर भी वहां पर काफी सारी चर्चा है। एक और जो मुद्दा, क्योंकि आयुर्वेद और फूड इतना बड़ा विषय है कि उसकी यहाँ पर इस संक्षिप्त समय में पूरी चर्चा तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन एक और फाइनली मैं चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ पे उपवास का कल्चर है, जो व्रत का जो कल्चर है, ये भी आयुर्वेद, भले ही उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन इसके बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए लाभ हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको पूरा एक तरीके से रेस्ट देता है। और ऐसे समय जैसे नवरात्रियां जो आती हैं तो सीजन्स चेंज हो रहे होते हैं, ऐसे अवसरों पर पर्टिकुलरली बोला गया है कि आप जो है फास्ट कीजिए, जिससे कि आपका जो डाइजेशन है उसको रेस्ट मिले और वो डिस्टर्ब ना हो। और क्या व्रत में खाना खाना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, कच्चा खाना खाना चाहिए, पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये इस तरीके के ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो धर्म के साथ जोड़ के बताए गए या वैज्ञानिक तौर पर बताए गए, लेकिन ये सब हमारी जो भोजन और जो हमारा जो डाइजेशन और हमारा जो स्वास्थ्य है उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ सर ने यहाँ बताया कि किस तरह से आयुर्वेद और हमारा जो भोजन है वो आपस में मिले हुए हैं, और आयुर्वेदा का जो ट्रेडिशन है, उनका जो कल्चर है, किस तरह से एक फूड यानी एक भोजन को वो एक अलग नजरिए से देखता है, और किस तरह से जो आयुर्वेदा के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, जैसे कि हमने यहाँ फास्ट के बारे में बात करी, उपवास के बारे में बात करी, तो वो भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पहलू से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा इसका एक दृष्टिकोण हमें देखने के लिए मिलता है। जानकारी दी है कि किस तरीके से इसके ऊपर बहुत फोकस है। बिल्कुल। और हमें ये भी देखने की जरूरत है कि कुलिनरी टूरिज्म को हमें एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि टूरिज्म प्रोडक्ट जो है उसमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, और सारी उम्र हम लोग ताजमहल और बैकवाटर्स नहीं बेच पाएंगे। हमें उसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्सिटी लाने की जरूरत है। बिल्कुल। और हमारे देश में कुलिनरी टूरिज्म की बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिसकी कि हम पहले भी अभी चर्चा कर चुके हैं। जी जी।
शहरों की भी जैसे आप बात कर रहे थे कि अब कोई मान लीजिए लखनऊ जाता है तो टुंडे कबाब भी एक अट्रैक्शन है जी। कोई आगरा जा रहा है तो जैसे आप कह रही थी पेठे हैं, कोई दिल्ली में है तो हो सकता है कि वो पुरानी दिल्ली में जाके उनकी डेलिकेसीज और चाट और जो नॉन वेजिटेरियन प्रिपरेशंस हैं पुरानी दिल्ली में वो खाना चाहे। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों के अलग अलग फूड अट्रैक्शंस हैं और हमें इसको मार्केट करने की जरूरत है। और हमारे देश की जिसकी हम अब इतनी चर्चा कर चुके हैं कि इतनी विविधता है, इतनी समृद्ध है, तो हमें इसको जरूर एज अ प्रोडक्ट बेचने की जरूरत है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। जी, तो बहुत सही बात यहाँ सर ने कही कि इसको आगे लाने की जरूरत है। और टूरिज्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक उभरता हुआ कलरी टूरिज्म है और इसको और बढ़ावा और ज्यादा आगे बढ़ाने की बेहद जरूरत है। सर, अगर हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अपने भोजन परंपरा के विषय में, और इससे पहले हमने बात करी कि बहुत ज्यादा विविधताएं, बहुत ज्यादा विशेषताएं हमारी भोजन परंपरा में देखने के लिए मिलते हैं। और न कि सिर्फ देश में, न कि सिर्फ अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सर जो हमारा भोजन है वो विश्व प्रसिद्ध भोजन की श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो अगर हमसे हम बात करें ग्लोबल पॉपुलैरिटी के बारे में, लोकप्रियता विश्व स्तर पर अगर इसकी लोकप्रियता के विषय में जानना चाहें तो किस तरह से सर हम इसको देख सकते हैं? क्या वो एक नजरिया हो सकता है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि वैश्विक स्तर पर भी ये जो भोजन है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। जी। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि भारतीय भोजन की लोकप्रियता के क्या कारण हैं, और फिर दूसरे स्टेज पे हम ये देखना चाहेंगे कि इसके बारे में हम और क्या कर सकते हैं कि इसको और ज्यादा लोकप्रिय कर सके। अब ये लोकप्रिय क्यों है? एक तो जो जिसको हम बोलते हैं इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, जो एनआरआईज हैं या जो वहां पर जाकर बस गए हैं, वो सब अपने साथ इंडियन फूड ले गए हैं, इंडियन मसाले ले गए हैं, वहां पे वो इंडियन फूड कुक करते हैं। जी। उन्होंने वहां पर इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखे हैं उस प्राइमरीली उसी पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरे देशों के भी लोग जो हैं जब वो इन खानों को टेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो पॉपुलैरिटी है बढ़ती है, क्योंकि इस खाने को पसंद किया जाता है बहुत ज्यादा। तो इंडियन डायस्पोरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फूड की पॉपुलैरिटी में। और यही बात चाइनीज फूड के बारे में भी कही जा सकती है, क्योंकि चाइनीज डायस्पोरा अगेन दुनिया भर में बहुत ज्यादा है, तो चाइनीज खाना भी उसी तरीके से बहुत पॉपुलर हुआ है। दूसरा जिसने हमारे भोजन को पॉपुलर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो मैं कहना चाहूंगा कि उसकी शुरुआत जो है वो इंग्लैंड से और लंदन से हुई, क्योंकि जो यहाँ से जो अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी जो हिंदुस्तान में नौकरी करते थे और वापस जाया करते थे, तो कई बार इंडियन फूड के लिए उनकी लॉन्गिंग रहती थी, क्योंकि 10-20 साल वो नौकरी करके गए थे। कुछ एक जो हमारी डिशेस हैं जैसे मुर्ग मखनी भी एक फ्यूजन है, जो कि ब्रिटिश टाइम पर वो जो हमारा जो करंट फॉर्म है मुर्ग मखनी का, बटर चिकन का, वो ब्रिटिश टाइम में ज्यादा डेवलप हुआ है। और आप देखेंगे वो माइल्ड फ्लेवर्ड है बाकी हमारे खानों की तुलना में। तो और करीज है, ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रिटेन के अंदर इतनी ज्यादा जाके पॉपुलर हुई, और चूंकि ब्रिटेन जो था वो मोर और लेस उस समय पूरी दुनिया पे राज्य कर रहा था और बाद में भी उसका काफी इन्फ्लुएंस, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रहा है, तो वो जो खाना था हमारा अलग अलग जगहों पे पहुंचा। तीसरा फैक्टर ये भी है कि हमारा खाना जो है वो सिंपल टू मेक है एंड इजी टू डाइजेस्ट भी है। ज्यादातर टाइम पे जब ये कहा जाता है कि इसमें मसाले बहुत ज्यादा हैं या ये बहुत तीखा है, तो वो भी एक अवधारणा है, वो सही नहीं है, जो कि अब मोर और लेस दुनिया भर में माना जाने लगा है कि ये ये पैलेट पे हॉट लगता है, पर एक्चुअली ये ऐसा नहीं है कि तीखा है या इसमें कोई इस तरीके की समस्या है, और इसको एडजस्ट किया जा सकता है अलग अलग पैलेट्स के हिसाब से। फिर आयुर्वेदा और योगा और नेचुरोपैथी की जो दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी है, और अब जब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि एलोपैथिक मेडिसिन हैं या जो कन्वीनियंस फूड है, जो जंक फूड है, उसका शरीर के ऊपर इल इम्पैक्ट है, बुरा प्रभाव है, तो इसमें भी आयुर्वेदा के साथ साथ जो भारतीय जो सात्विक भोजन है उसके अलग से जो रेस्टोरेंट्स आ गए हैं वो भी पॉपुलर हो रहे हैं। तो इन सब तरीकों से अगर हम देखते हैं तो इंडियन क्यूजीन जो है वो अभी काफी ग्लोबली पॉपुलर क्यूजीन्स में से एक है, और इसको फर्दर हमें और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि ये किसी भी देश का जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर जो है उसको शो करती है, जो कि आज के समय में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम अपनी सॉफ्ट पावर जो है उसको पोर्ट्रे करें। तो
डिफरेंट जो फेस्टिवल्स अलग अलग देशों के अंदर होते हैं, डिफरेंट जो टूरिज्म मार्ट्स होते हैं, वहां पर हमें हमारे खाने को और शोकेस करने की जरूरत है और इसको और पॉपुलर करने की हमें आवश्यकता है। बिल्कुल, और बहुत ही उम्दा तरीके से सर ने यहाँ लिबरेट किया कि किस तरह से हमारा जो भोजन परंपरा है वो विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रही है और